आजकल इंटरनेट पे ये बहुत चला हुआ है कि जॉब में कुछ नहीं रखा, बिजनेस करो, अपने ही काम में पैसा है। जॉब वाले तो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। रिस्क लो तभी फायदे में रहोगे। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है सभी के पास उतने पैसे हैं कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। चलो मान लेते हैं पैसे का मैनेज हो भी जाएगा अपनी जॉब से सेव करके, पर फिर भी कोई अपनी सेविंग से इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। और सभी की अपनी कुछ मजबूरियाँ भी होती है जिसकी वजह से वो बिज़नेस से ज़्यादा और किसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अब क्या सैलरी वाले लोग कभी क्या अमीर बन ही नहीं सकते? क्या ये सभी वीडियोज़ जो हम देखते हैं वो सही हैं? वेल, गलत। आप अमीर बन सकते हैं, बट आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग। अब अगर आप टाइम देने को तैयार हैं तो फाइनेंशियल प्लान आपको मैं देने को तैयार हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी सैलरी कैसे खर्च करनी है या फिर कहीं कितने पैसे किस जगह इन्वेस्ट करने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम में फंड्स की कमी भी ना हो और आपकी रिटायरमेंट भी अच्छे से निकल जाए। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, एक नॉर्मल से एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपकी सैलरी 20,000 है और मिनिमम इतनी होनी भी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको पहले जाकर मेरी वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपको ऐसी 5 स्किल्स बताई हैं जो फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाली है और जिसे सीख कर आप लाखों कमा सकते हैं। खैर, वो वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि आप सबकी सैलरी 20,000 है। अब एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान के लिए सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है 50-30-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी सैलरी का सिर्फ 50% घर खर्च या फिर कहीं बेसिक नीड्स पर लगाना है, जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी के खर्चे, जो कि 20,000 के हिसाब से बनते हैं 10,000 रुपए। और सैलरी के 20% पैसे आपको यूज करने हैं अपनी पर्सनल नीड्स पर, जैसे कपड़े खरीदने हैं, पार्टी में जाना है या कोई गैजेट लेना है, जो कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग हो गए 4,000 रुपए। आई थिंक इतना इनफ है आपके पर्सनल खर्चने के लिए। इन केस अगर आपकी 50% सैलरी आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही है तो आपको अपने पर्सनल खर्चे कम करके उन्हें एडजस्ट करना है, ना कि बाकी के 30% में से निकालने हैं। और इसी डिसिप्लिन को आपको हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये प्लान फॉलो करने में बहुत मुश्किल हो, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे आपकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। अब बचे हमारे पास 30%, यानी 20,000 की सैलरी के हिसाब से 6,000 रुपए, और इसी के साथ आपको करनी है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आइए जानते हैं कैसे। तो बचे हुए 6,000 रुपए में से सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको लेनी है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि आपको पड़ जाएगी 500 रुपए पर मंथ, अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है तो। देखिए, आप में से बहुत से लोगों को ये बकवास लगेगी और कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम इसे और कहीं इन्वेस्ट करने, लेकिन मेरा काम है आपको सेफ और सिक्योर तरीके से गाइड करना। और इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा कि आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान इंश्योरेंस लेना है, जो कि आपको 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। अब देखिए, जब तक आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, यानी जब तक आप अमीर नहीं बन रहे हैं, तब तक लाइफ इंश्योरेंस को एज ए बैकअप प्लान रखने में क्या बुराई है ना? भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए तो फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? तो उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस लेने में ही भलाई है। लेकिन वही बात है, कुछ लोग समझेंगे और कुछ लोग नहीं। खैर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है आपको अपनी और आपकी फैमिली के लिए लेना है एक हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल के हॉस्पिटल और दवाइयों के खर्चों से भला कौन वाकिफ नहीं है? एक छोटी सी बीमारी पता नहीं आपकी कब सारी सेविंग्स खाली कर देती है। इसलिए अपनी और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमार तो कोई भी पड़ सकता है फैमिली में। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको 500 रुपए के आसपास मिल जाता है, जिसमें आपका फैमिली मेंबर भी कवर हो जाता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से ही एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, बट अगर नहीं है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। अब इस स्टेप तक आपने लाइफ और हेल्थ दोनों को सिक्योर कर लिया है। अब आपके पास बचते हैं 5,000 रुपए पर मंथ। अब सेकंड स्टेप में आपको इन बचे हुए 5,000 रुपए में से बनाना है एक इमरजेंसी फंड। देखिए, चाहे जॉब है या बिजनेस है, काम का कुछ पता नहीं, कभी ज्यादा है तो कभी कम है, और कंपनीज भी आजकल पता नहीं कब ले ऑफ कर दे। तो ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास एज ए बैकअप कुछ पैसे पड़े होने चाहिए, जिसे आप बिना किसी टेंशन के यूज कर सकें, और यही है इमरजेंसी फंड। अब इसमें कितने पैसे रखने हैं? अगर तो आप घर में अकेले कमाने वाले हैं या फिर कहीं आप सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको कम से कम अपने घर के जितने मंथली बेसिक नीड्स यानी महीने का घर खर्च है, उससे 6 गुना पैसे आपको इमरजेंसी फंड में रखने हैं।
और अगर आपके घर के सेकेंडरी मेंबर भी हैं, यानी मतलब आपके घर में और कोई भी कमाने वाला है, तो आपको सिर्फ 3 मंथ का घर खर्च ही एज ए बैकअप रखना है, ताकि प्रॉब्लम के टाइम में हम इन पैसों को यूज़ कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि देखिए, आपके पास जॉब हो या ना हो, घर का खर्च तो हमेशा ही चलता रहेगा, जिसे आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके घर का खर्च है 10,000 रुपये और आपके घर में सेकेंडरी अर्निंग मेंबर भी हैं। तो अब आपको 3 महीने का घर खर्च एज ए बैकअप रखना है, यानी 30,000 रुपये। तो अब हमें 5,000 रुपये हर मंथ बच रहा है। तो हम 6 महीने पहले इन 5,000 रुपये को जोड़ेंगे और जैसे ही वो हमारे 30,000 रुपये जुड़ जाएंगे, उन्हें हम अलग से सेविंग अकाउंट में रख देंगे और इस सेविंग अकाउंट में हम ऑटो स्विप फीचर ऑन कर देंगे। अब ये ऑटो स्विप क्या होता है? वेल, ऑटो स्विप हर सेविंग अकाउंट में एक्टिव हो जाता है और उसका मेन बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सेविंग अकाउंट में एफडी के बराबर ही इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, और जबकि हम इसमें से कभी भी पैसे निकलवा और डलवा सकते हैं। वेल, अगर आपको ऑटो स्विप के बारे में नहीं पता और डिटेल में जानना है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। तो अभी तक हमने इमरजेंसी फंड भी बना लिया। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम पूरी तरह तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बैकअप और रिस्क मैनेजमेंट दोनों हो गई हैं। तो हमारे पास अब बच रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ अपना बैकअप प्लान बनाने के बाद। अब हम इसमें से 1,500 रुपये हर महीने किसी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालेंगे, जहां पर आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। वेल, ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहां पर आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, जैसे एनपीएस, पीपीएफ एक्सेट्रा। और अगर आपको ऐसी ही और स्कीम्स भी जाननी है जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बाकी बचे हमारे पास 3,500 रुपये। अब इनका क्या करना है? देखिए, अगर तो आपको थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज है, तो आप उसमें हर मंथ 1,500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इधर से आप शेयर्स खरीद लें और उधर से कुछ ही दिनों के बाद मार्केट गिर जाती है, तो आपको फिर लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है जो शेयर मार्केट के बिल्कुल अपोजिट चलती है, यानी जब जब शेयर मार्केट गिरती है, तब तब वो एसेट उतनी ही स्पीड से ऊपर जाता है, और वो है गोल्ड। आप चाहें तो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, और सोने के भाव हमेशा आपको बढ़ते ही नजर आ जाएंगे। इसलिए शेयर मार्केट का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड में आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे फिजिकली, डिजिटली या बॉन्ड्स। अब इसमें से कौन सा आपके लिए सही है, ये हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है अपनी एक दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से देख लेना। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद बाकी बचे हमारे पास अब 2,000 रुपये पर मंथ। इनका क्या करना है? अब इनमें से आपको 1,000 रुपये डालने हैं इंडेक्स फंड में, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में। निफ्टी 50 यानी आप अपना पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगाओगे, जो कि हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट ही देती हैं, तभी तो कंपनीज टॉप पर हैं। इंडेक्स फंड से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं और वहीं रिस्क भी कम रहता है। और बाकी के 1,000 रुपये आप लगा सकते हो किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में, जैसे फ्लेक्सी कैप या फिर मिड कैप फंड्स में। इनमें रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा होता है इंडेक्स फंड से, बट वहीं रिटर्न्स भी थोड़े ज़्यादा ही मिलते हैं। तो ये था आपकी सैलरी का एक स्मार्ट ब्रेकडाउन, और अपने इस डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है। अब 2 सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे। पहला कि ये अलग अलग जगहों पर 2,000 रुपये, 1,000 रुपये लगाने से क्या आप अमीर बन जाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि क्या कोई इससे फास्ट तरीका नहीं है अमीर बनने का? पहले सवाल का जवाब ये है कि आप 1,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हो। अब पूरी जिंदगी आप इतने ही थोड़ी कमाते रहोगे, सैलरी भी तो बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। और अभी हमने इज्यूम किया है कि आप अकेले कमाने वाले हैं, बट अगर आपका पार्टनर भी अर्न करती या करता है, तो आप इन्वेस्टमेंट और अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी अगर 10% रिटर्न लेकर चलें आपको हर इन्वेस्टमेंट से आएगी, तो एग्जाम्पल के हिसाब से 5,000 रुपये हर मंथ लगाते हो और 1 साल में इन्वेस्ट हुए 60,000 रुपये, और साल का रिटर्न हुआ 6,000 रुपये 10% के हिसाब से। अब अगले साल आपको अगले 60,000 पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, और पिछले साल के 6,000 जो बने थे उसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा। और जब ऐसे ही
आप इसे बढ़ने देंगे तो 20 साल बाद यानी आप जब 40-45 साल के होंगे तो आपके पास आराम से 1-2 करोड़ रुपए होंगे जिसे आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई और फास्ट तरीका नहीं है जल्दी अमीर बनने का, क्योंकि 40-45 साल तक तो वैसे ही एज ज्यादा हो जाती है। अब यार देखो, तरीके तो हजार हैं जल्दी अमीर होने के, पर सेफ कोई भी नहीं है। अब अगर ये ड्रीम 11 शेयर मार्केट के इंट्राडे के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फील हो, पैसे आते दिखें, बट इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है और इसमें सिर्फ 7 से 8% लोग ही लास्ट में प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। बाकी तो सभी अपनी सेविंग्स भी देकर ही जाते हैं। अब इतना रिस्क लेना है तो आप ले लीजिए, पर मैं तो कहूँगा कि समझदारी इसी में है कि आप थोड़ा थोड़ा हर मंथ इन सेफ स्कीम्स में इन्वेस्ट करें और इन्हें कुछ टाइम तक ऐसे ही चलने दीजिए। आप कुछ साल के बाद देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। याद रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।